गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स उन विचारकों में है जिन्होंने ये माना कि राज्य का जन्म व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौते के आधार पर किया गया। इस श्रेणी में हम 3 विचारकों का जिक्र आपके सिलेबस में है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का समर्थन करते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में बात करेंगे और थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत बताने से पहले ये बताया कि मानव का स्वभाव बेसिकली कैसा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जितने भी सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, इनका जो अध्ययन है वो इस बात से शुरू होता है कि मानव का स्वभाव कैसा है। और तीनों ही विचारकों के मानव स्वभाव के बारे में अलग अलग विचार रहे हैं और उसी आधार पर उनका चिंतन आगे बढ़ता है। तो आज हम चूँकि हॉब्स की बात कर रहे हैं तो हम हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स के जो विचार हैं वो हमें मिलते हैं हॉब्स की रचना द कारपोरे पॉलिटिको और लेवियाथन में। लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में हॉब्स ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि हॉब्स के मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार है। हॉब्स का ये कहना था कि व्यक्ति एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है जो सदैव अपने ही हित साधना में लगा रहता है। हॉब्स ने व्यक्ति को बेसिकली एक स्वार्थी प्राणी माना है और उसने व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो मानी है भय या डर। वो कहता है कि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है, एक भयग्रस्त प्राणी है और व्यक्ति हमेशा अपने हितों की पूर्ति में ही लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है। उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है। हॉब्स का कहना है कि व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है अपने यश को बढ़ाना। व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़े, उसमें शक्ति वृद्धि की लालसा होती है और ये शक्ति वृद्धि की लालसा उसे हमेशा क्रियाशील रखती है, उसे हमेशा बेचैन रखती है। हॉब्स ये कहता है कि ये लालसा तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हॉब्स ने व्यक्ति का जो स्वभाव माना है वो स्वार्थी माना है, भयग्रस्त माना है, झगड़ालू माना है, ऐसा व्यक्ति माना है जो अपने यश को बढ़ाना चाहता है, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और इस उद्देश्य के लिए वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, हमेशा बेचैन रहता है। एक और विशेष बात हॉब्स ने ये कही है कि व्यक्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। सभी व्यक्ति शक्तियों की दृष्टि से लगभग बराबर होते हैं। हॉब्स का ये कहना था कि शारीरिक और मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों की क्षमता, सभी व्यक्तियों की शक्ति लगभग बराबर होती है। ये हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से अधिक बलिष्ठ हो या मानसिक रूप से अधिक शार्प हो, लेकिन यदि सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता सभी व्यक्तियों में लगभग समान है। तो हॉब्स ये कहना चाह रहा है कि सभी व्यक्तियों में अपने लक्ष्य को पाने की योग्यता समान होती है। व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से कोई विशेष अंतर नहीं होता। अब यहाँ देखिए, हॉब्स ने व्यक्ति को इतना स्वार्थी माना है कि वो ये कहता है कि व्यक्ति में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। उसका ये मानना है कि दया की भावना भी स्वार्थ पर आधारित है। इसके पीछे हॉब्स ने ये लॉजिक दिया है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ऐसी स्थिति में
तो हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा ना हो जाए, और इसलिए हमारे मन में दया का भाव आता है कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखेंगे तो हमें ये डर लगेगा कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा ना हो जाए, और इस भय के कारण ही व्यक्ति में दया की भावना आती है। तो हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति में दया का कोई गुण नहीं है, व्यक्ति बेसिकली स्वार्थी है, एक भयग्रस्त प्राणी है, अपने यश को बढ़ाना चाहता है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का क्या मतलब है कि जब राज्य नहीं बना था उससे पहले जो स्थिति थी उसे कहा गया है प्राकृतिक अवस्था। तो हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है, झगड़ालू प्राणी है, शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो जब इस तरह के व्यक्ति होंगे और राज्य नहीं होगा तो क्या अवस्था होगी, उस अवस्था के बारे में हम डिस्कस करें। तो देखिए, ये हम कल्पना कर पा रहे हैं कि जब इस तरह का व्यक्ति है और इस तरह का माहौल है कि कोई नियंत्रण शक्ति नहीं है, व्यक्ति स्वार्थी है, झगड़ालू है, तो एक अराजकता की स्थिति होगी। और हॉब्स की कल्पना भी कुछ ऐसी ही है प्राकृतिक अवस्था की। देखिए, हॉब्स पहली बात कहता है सबका सभी के साथ निरंतर संघर्ष। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों का दूसरे व्यक्तियों के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। हॉब्स का कहना है कि मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए, और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति निरंतर संघर्षशील रहता है। हॉब्स कहता है कि व्यक्ति को 3 चीज़ें हैं जो प्रेरित करती है। एक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। भय, भय के कारण व्यक्ति अपनी रक्षा चाहता है। और प्रतिस्पर्धा और यश के कारण, जैसे हमने अभी बात की, व्यक्ति अपना यश बढ़ाना चाहता है, तो यश के कारण वो प्रसिद्धि पाने के लिए निरंतर संघर्षशील रहता है। तो कुल मिला के ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये एक अराजकता की स्थिति है। इसमें सभी व्यक्तियों का दूसरे व्यक्ति के साथ, सबका सभी के साथ संघर्ष निरंतर चलता रहता है। दूसरी मेन बात कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित है। अर्थात जिसके पास शक्ति है उसे ही सत्य माना जाएगा। हॉब्स ये कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में ये नियम चलता है कि जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके वही वस्तु उतने समय के लिए उसकी हो जाती थी। कि इस अवस्था में नियम क्या है कि जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है, तो जो व्यक्ति जो कुछ भी ले सके और अपने पास रख सके जितनी देर तक, उतनी देर तक वो वस्तु उसकी थी। उसके बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने वो वस्तु उससे छीन ली तो वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की हो जाती थी। तो अगर शक्ति है तो आप उस वस्तु पर स्वामित्व रख पाएंगे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति उस वस्तु को आपसे छीन लेगा। तो ये जो मानव जीवन था इस अवस्था में ये बहुत दुखमय था और किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। हॉब्स ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो ये है, हॉब्स ये कहता है कि मानव जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पार्श्विक और क्षीण था। ठीक है। अब इसके बाद हॉब्स ने कंसेप्ट दिया है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून का। हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। और प्राकृतिक कानून क्या है?
प्राकृतिक कानून के द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक कानून से स्वतंत्रता का आभास होता है, प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्वों का। प्राकृतिक अधिकार संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करके व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। देखिए इससे क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार ये बता रहा है कि व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी करना चाहे वो कर सकता है, और प्राकृतिक कानून ये बता रहा है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो उसकी आत्मरक्षा के लिए घातक हो। तो प्राकृतिक अधिकार एक तरीके से स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और प्राकृतिक कानून बात कर रहे हैं दायित्वों की। जब हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करें कि जहां व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे मेरी आत्मरक्षा के लिए जो मैं चाहूँ वो करने की स्वतंत्रता है, तो इससे क्या होगा, एक संघर्ष की स्थिति का जन्म होगा। लेकिन जब व्यक्ति प्राकृतिक कानून का पालन करेगा तो प्राकृतिक कानून के पालन से क्या होगा कि व्यक्ति अराजकता से बच सकता है, शांति बनाए रख सकता है। तो देखिए प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून था, प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनका पालन नहीं करता था। हॉब्स ने ऐसे 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है जिनमें 3 अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए कि वो शांति स्थापित करे। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तैयार रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर संतोष कर लेना चाहिए जितनी कि वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। पहली बात हमने क्या की, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अब शांति स्थापित कैसे करेगा, तो शांति स्थापित करने के लिए व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करे, साथ ही व्यक्ति उतनी ही स्वतंत्रता का उपभोग करे जितनी स्वतंत्रता वह दूसरों को अपने विरुद्ध देने के लिए तैयार है। तीसरी बात, व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। व्यक्ति शांति स्थापित करने का प्रयास करे, शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार रहे और साथ ही व्यक्ति उन समझौतों का पालन भी करे जो उसके द्वारा किए गए हैं। तो इस तरह प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन चूंकि कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी और बाध्यकारी शक्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति इन प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते थे। हॉब्स ये कहता है कि व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना थी, व्यक्ति झगड़ालू भी था, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता था कि शांति बनी रहे, उसे सुरक्षा मिले, उसकी आत्मरक्षा हो। इसलिए व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हुए कि उन्हें इस अवस्था का अंत करके इस तरह की एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि सभी लोग प्राकृतिक नियमों का पालन कर सकें। अब ये कैसे हो, तो हॉब्स ये कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों ने आपस में समझौते के आधार पर की। हॉब्स ने इसके लिए एक सूत्र दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि
मैं अपने ऊपर शासन करने के सभी अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर देता हूँ और उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डाले और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करे। तो देखिए, सभी व्यक्ति इस बात के लिए प्रेरित हुए कि उन्हें इस तरह की कोई संस्था बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोग प्राकृतिक नियमों का पालन कर सकें। और इस तरह की संस्था बनाने अर्थात राज्य को बनाने का एक तरीका ये लगा कि सभी व्यक्ति अपने सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दें। हॉब्स ने एक फॉर्मूला इसके लिए दिया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कह रहा है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सभी अधिकार इस शर्त पर इस व्यक्ति को दे रहा हूँ कि तू भी अपने सभी अधिकार इसे दे दे और इसके कार्यों को स्वीकार कर। अर्थात व्यक्तियों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हर व्यक्ति अपने अधिकार सौंप रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को, लेकिन शर्त यह है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकार उस दूसरे व्यक्ति को सौंप देंगे। तो इस तरीके से व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। राज्य ने इस कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं लिया है, राज्य इस समझौते से बाहर है, राज्य इस समझौते से ऊपर है। तो इस तरीके से हॉब्स का कहना है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य को बनाया है। व्यक्तियों ने स्वेच्छा से समझौता करके अपने सभी अधिकार राज्य को दे दिए हैं। तो इस तरीके से जो राज्य बना वो एक निरंकुश राज्य है। व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से अपने सभी अधिकार उसे सौंप दिए हैं। उसने अर्थात राज्य ने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं लिया है। तो इस तरीके से इस सामाजिक समझौते से जो राज्य बना उस राज्य की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, इस समझौते के माध्यम से जो राज्य बना वो एक संप्रभु राज्य है, वो एक निरंकुश राज्य है। उसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, संप्रभुता असीमित है। ये जो संप्रभु राज्य है इसकी शक्तियां असीमित है, सभी को इसके आदेश मानने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसके आदेशों का पालन नहीं करूंगा। संप्रभु ही कानून का स्रोत है, कानून बनाने वाला संप्रभु ही है। अधिकार केवल संप्रभु के पास है क्योंकि सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार संप्रभु को सौंप दिए हैं। तो व्यक्तियों के पास केवल वही अधिकार होंगे जो संप्रभु ने व्यक्तियों को प्रदान किए हैं। हॉब्स ये भी कहता है कि संप्रभु को प्रजा पर अपनी इच्छानुसार कर लगाने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में हॉब्स का तर्क ये है कि संप्रभु ने ही समाज में शांति स्थापित की है, जिसके आधार पर मनुष्य अपना व्यवसाय करेंगे और धन कमाएंगे। तो चूंकि संपत्ति को बनाने वाला संप्रभु ही है, तो समस्त संपत्ति का स्वामी संप्रभु है। संप्रभु यदि चाहे तो वो प्रजा की संपत्ति भी ले सकता है, वो प्रजा पर कर भी लगा सकता है और ये अनुचित नहीं माना जाएगा। अब देखिए, ये जो संप्रभु है ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी निरंकुश है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसे ये अधिकार है कि ये चाहे युद्ध की घोषणा करे, चाहे किसी दूसरे देश के साथ संधि करे। अब एक विशेष बात, हॉब्स ने व्यक्तियों को संप्रभु के विरुद्ध केवल एक अधिकार दिया है और वो अधिकार है आत्मरक्षा का अधिकार। हॉब्स का ये मानना है कि व्यक्तियों ने राज्य को बनाया, वो इसलिए बनाया ताकि व्यक्तियों की सुरक्षा हो सके। लेकिन यदि कभी संप्रभु व्यक्तियों को ऐसा कोई आदेश दे जिससे व्यक्तियों की आत्मरक्षा को हानि हो, तो व्यक्ति संप्रभु की बात को मानने से मना कर सकता है। हॉब्स ये कहता है
कि प्रत्येक मनुष्य को राजा की अवज्ञा करने का अधिकार है यदि राजा उसे अपने आप को मारने, घायल करने, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का विरोध न करने अथवा वायु, औषधि या ऐसी किसी वस्तु का सेवन न करने के लिए कहे जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। अर्थात हॉब्स का ये कहना है कि व्यक्तियों को संप्रभु के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार भी है, और यदि संप्रभु कभी कोई ऐसी आज्ञा दे जिससे कि व्यक्ति की आत्मरक्षा को हानि पहुँचे तो व्यक्ति संप्रभु की बात मानने से मना भी कर सकता है। तो इस तरीके से हॉब्स का ये जो सिद्धांत है ये वास्तव में एक निरंकुश राज्य का सिद्धांत है। हॉब्स निरंकुश राजा की बात नहीं कर रहा। हॉब्स कहता है कि राजतंत्र भी हो सकता है, कुलीन तंत्र भी हो सकता है, गणतंत्र भी हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि एक निरंकुश राज्य होना चाहिए, क्योंकि हॉब्स का मानना था कि एक निरंकुश राज्य ही प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। तो ये हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिसके बारे में आज हमने बात की।